11 बजे तक इस आस थी दिमाग में कि रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जब 11 बजे रिजल्ट नहीं आया तो वो आस टूटने लगी। तब मेरा टोटल पूरी पढ़ाई यूट्यूब से ही मैंने करी है और घर पे रह के करी। इस हिसाब से एसएससी का कट ऑफ बढ़ रहा है तो वो डे टू डे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप ये सोच के तैयारी नहीं करो कि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, देखिए अगर आपको मॉक्स में नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में प्रेशर होने लगता है। सेक्शनल मॉक्स आप दीजिए, एक बार आपके नंबर नहीं आते उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर इसको संडे टू संडे रिवाइज करते रहिए कि भाई ये मेरे मॉक्स में गलतियां हुई थी। एसएससी की बहुत अनप्रिडिक्टेबल आती है। ठीक है, तो जीएस के भरोसे तो नहीं बैठना है कि हमको जीएस से ही क्वालिफाई करना है एग्जाम। क्वालिफाई आपको ये 3 सेक्शन से करना है, मैथ्स, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो। तो दिन में जितने मॉक दे पाओ जीएस के इतने मॉक दो और उसके क्वेश्चन लिखते जाओ, संडे टू संडे उसको रिवाइज करो। देखिए सर, इस टाइम ऑनलाइन इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मुझे लग रहा है ऑफलाइन से अच्छा कंटेंट ऑनलाइन में मिल रहा है। तो देखिए आपको एक अपनी पर्सनल कॉपी तो बनानी है जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी की चीजें लिखोगे। आपको इतना सा भी किसी चीज में डाउट है तो आप उस चीज को उस कॉपी में लिखोगे। सर जो मॉक टेस्ट है ना, उन्होंने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा मेरी पढ़ाई के। देखिए एएसओ में तो ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को पोस्ट चाहिए होती है और किसी को होम टाउन चाहिए होता है। पहले तो ये दोनों चीज़ों में आपको क्लियरिफाई होना है कि आप पोस्ट आपको चाहिए या होम टाउन चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन के बाद मैं सीजीएल पे फोकस होकर मैंने 1 साल अपना सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, मैं सौम्या गुप्ता, एसएससी सीजीएल 24 सेलेक्टेड कैंडिडेट एज अ ऑडिटर। मैं एवन नौकरी चैनल पर कुछ वीडियोस लेकर के आ रही हूँ गाइडेंस से रिलेटेड। क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही, क्या मैंने मॉक्स फॉलो की, किस तरीके की मेरी बुक लिस्ट थी, इन सारी गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको एवन नौकरी चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे वीडियोस जब अपलोड हों तो आपको गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस तुरंत ही मिल जाए। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एवन नौकरी चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट हाल ही में अनाउंस हुआ है और काफ़ी टफ ये कंपटीशन रहा है और ऐसे टफ कंपटीशन में एसएससी सीजीएल में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम रहता है। और ऐसे ही एक सक्सेस हमारे साथ जो बैठे हैं, सौम्या गुप्ता जी कानपुर से बिलॉन्ग करती हैं। इन्होंने ये सक्सेस हासिल की है और सीजीएल में ऑडिटर की पोस्ट में इनका चयन हुआ है। तो बात करेंगे कि क्या इनका संघर्ष रहा है, कैसे इन्होंने सीजीएल की परीक्षा को टैकल किया है और फर्स्ट टाइम में ही ये महज़ 21 साल की उम्र इनकी है और फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब ले ली है। तो बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी पूरी करी है और उम्मीद करेंगे कि आपको भी इनका इंटरव्यू देखकर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और रणनीति बनाने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बातचीत। सौम्या, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एसएससी सीरियल का रिज़ल्ट जब हुआ, अनाउंस हुआ, रात को 12 बजे ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। उस समय आपकी क्या स्थिति थी? क्या उसमें उस समय घर का माहौल था? क्या आपने किनको बताया? क्या आपका इमोशनल उस समय स्टेज था? सर ये था कि रिजल्ट ऐसा होता है ना कि पहले से थोड़ा पता होता है कि रिजल्ट आज आने वाला है, कल आने वाला है। थोड़ी ये चीजें होती है, तो एक ये था दिमाग में कि हाँ आज कल ना रिजल्ट आ जाएगा। और जो 23 वाला रिजल्ट था वो रात के 11 बजे आया था, तो एक 11 बजे तक इस आस थी दिमाग में कि रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जब 11 बजे रिजल्ट नहीं आया तो वो आस टूटने लगी कि भाई अब तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर अचानक तो वो टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आता है कि 12 बजे रिजल्ट आ गया है। और मैंने तो रिजल्ट चेक भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही लोगों के फोन आने लगे। दोस्तों को पता चल गया कि मेरा ऑडिटर तो हो गया है, उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हारा ऑडिटर की पोस्ट मिल गया है। मम्मी पापा सब लोग घर पे सो चुके थे, तो मैंने फोन उठा करके उनको बताया तो सब बहुत खुश थे। मम्मी तो बहुत एक्साइटेड हो गई, तुरंत मौसी को कॉल वगैरह करना शुरू कर दिया, घर पे बताना कि फोन आने लगे, मैसेज आने लगे, 4-5 बजे तक जग के बातें हुई। मतलब सब बहुत खुश थे। आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि जब रिजल्ट आएगा तो आप इसमें सक्सेस हासिल कर लेंगी या कुछ डाउटफुल सिचुएशन में थी आप रिजल्ट से पहले? सर देखिए, ये तो था कि हाँ कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी,
ठीक हम्म। है। और एसएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, लाइक नॉर्मलाइजेशन, आंसर कीज, तो ये सारी चेंजमेंट होते रहते हैं। लेकिन ये था कि हाँ कुछ ना कुछ कोर्स तो मिल जाएगी, एक दिमाग में था। जी। सौम्या, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी अर्ली लाइफ कैसे थी? फैमिली में कितने लोग हैं, क्या हैं, क्या करते हैं? सर मेरी फैमिली बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत बहुत कुछ नहीं है। पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, एक मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, वो मेरे से छोटी है। सब लोग बहुत सिंपल है, सब फैमिली, 2 कमरे हैं सर मेरे यहाँ, बहुत ज्यादा रूम्स वगैरह नहीं है पढ़ाई के लिए। मैंने टोटल की थी अपनी पूरी पढ़ाई लाइब्रेरी में करी है। और पापा के अलावा और कोई मतलब ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। तो एक जरूरत भी थी कि कोई ना कोई जॉब में हो, क्योंकि प्राइवेट जॉब से कुछ ना कुछ हो नहीं सकता है। आपकी अर्ली लाइफ कैसे थी? आपने पढ़ाई लिखाई कैसे अपनी कहाँ से करी, प्राथमिक शिक्षा, फिर अपने हायर एजुकेशन कैसा था? सर स्टार्टिंग मैंने 12th तक तो मेरे होम टाउन में ही पास में स्कूल है, वहां से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई करी। उसके बाद जब उसके आगे की पढ़ाई की बात आई तो ग्रेजुएशन में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज है डीबीएस कानपुर, वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी किया। फिर उसके बाद बीएससी में ही मुझे पता चलने लगा था थोड़ा बहुत सीजीएल जैसा कुछ एग्जाम होता है, लाइक मुझे कुछ तो करना ही था लाइफ में। अब ये था कि मैं क्या करूँ। स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैंने यूपी के एग्जाम ट्राई किए थे, पेट करके एग्जाम था, तो उसको मैंने दिया, वो क्वालिफाई हो गया। तो फिर मैंने लेखपाल की प्रिपरेशन करी थी, तो लेखपाल में तो मेरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद भी फर्दर मैं काफी एग्जाम्स देती, लाइक सीएचएसएल भी दिया, और भी कई एग्जाम दिए, तो उस पर मेरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद सीजीएल, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था सीजीएल का। थोड़ा बहुत पता चला सीजीएल में ये होती है, तो थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इसके थ्रू मैं अच्छी अच्छी पोस्ट ले सकती हूँ। जब पढ़ा, सिलेबस पढ़ा, तो ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मैं कर सकती हूँ इसको। मैथ्स भी वही बेसिक ही थी जो मैंने अच्छे से पढ़ी थी, और इंग्लिश वगैरह हो गया था फिर उसका। तो सौम्या जी, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और एसएससी में इंग्लिश जो है काफ़ी लेवल का आता है। तो हाँ। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी एसएससी सीजीएल के लिए? नहीं नहीं सर, मेरा टोटल पूरी पढ़ाई यूट्यूब से ही मैंने करी है और घर पे रह के करी। ओके। तो और मैंने इंग्लिश तक की, पेड कोर्स नहीं लिया था। जी जी, पेड कोर्स नहीं लिया था, जो भी फ्रीली सोर्स अवेलेबल है वहाँ से आपने पढ़ाई करी थी। जी जी। तो इंग्लिश को टैकल कैसे किया आपने? हिंदी मीडियम से हैं और काफ़ी जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश का काफ़ी बड़ा हवा मानकर चलते हैं कि यार ये तो किसी एग्जाम के सिलेबस में आ गया तो हम तो इसको कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे सोचते हैं। तो आपने कैसे टैकल किया था इंग्लिश को? सर इंग्लिश में तो ये था कि आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। और बाकी एक तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसकी इंग्लिश अलग लेवल की होती है। जो आपने जी। 12th तक पढ़ी होती है, ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है, उससे अलग लेवल की चीजें आती हैं इसमें। और एसएससी तो टोटल पीवाईक्यू बेस्ड होती है। मैंने स्टार्टिंग करी थी कि अमन वसुस सर का यूट्यूब पे फ्री हम्म। कंटेंट मतलब था उसमें पूरा, उन्होंने उसमें ग्रामर और सारी चीजें कवर करी थी। तो इंग्लिश मैंने उनसे पूरी वहां से कवर करी थी। उसके बाद मैंने कोई एक पीवाई की बुक, आप कोई भी उठा लीजिए, मार्केट में कई सारी है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। देन उसके बाद मॉक्स देना शुरू करो, बाकी मॉक्स से गलतियां समझ में आती हैं। और एक और पोर्शन होता है वोकैब, ठीक है, जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है और काफी मार्क्स कवर भी करता है वोकैब। तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक कर सकते हो, या फिर नीतू मैम की वॉल्यूम 1, उसमें भी होती है वोकैब्स वगैरह, उससे भी आप कर सकते हो। तो क्या रूटीन रहता था आपके जब आपने अपनी तैयारी शुरू करी? आपने अभी जस्ट ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना, इसी साल या इससे पहले साल? 2023। 2023 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लगभग एक साल अपनी प्रिपरेशन को दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक्चुअली ये था कि मैंने ग्रेजुएशन में अपना बीएससी कंप्लीट किया, तो बीएससी के साथ ही मैंने यूपी एग्जाम के बारे में सुना हुआ था, तो मैंने पेट वगैरह दे दिया था। ठीक, उसके बाद मैंने यूपी लेखपाल की तैयारियां करी। तो उसमें ये था कि जैसे इंग्लिश वगैरह तो ज्यादा आती नहीं है, मैथ्स आती है और रीजनिंग वगैरह थोड़ी आती है। जी। और हिंदी और जीएस का पोर्शन वहां से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है। तो थोड़ा बहुत मैंने उस एग्जाम के लिए जीएस पढ़ी हुई थी। और हिंदी का तो एसएससी में कोई काम नहीं है, वो वाली जीएस मुझे थोड़ी एसएससी में काम आ गई थी।
जी। और फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था तब मुझे ये एसएससी एग्जाम के बारे में पता चला। हुँ, हुँ। तो सीएचएसएल मैंने दिया दे रखा है एक बार। और फिर मेरी सीजीएल की जर्नी शुरू हुई उसी बीच में। मैंने सीएचएसएल का कोर्स कंप्लीट किया हुआ था। जी। उससे जब मुझे सीजीएल पता चला कि सीजीएल इससे थोड़ा बेटर लेवल का एग्जाम होता है और पोस्ट की भी इसकी अच्छी है, ग्रेड पे भी इसमें अच्छा है, तो मेरा इंटरेस्ट सीजीएल के थ्रू तरफ ज्यादा गया क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम ही होता है, हुँ। सीएचएसएल और सीजीएल का। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि सीजीएल पे मैं फुली फोकस्ड हो जाती हूँ। तो ये ग्रेजुएशन के बाद मैं सीजीएल पे फोकस होके मैंने 1 साल अपना सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्जाम दिया है। स्वामी जी, मेरा सवाल था आपके रूटीन को लेकर। क्या कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कब आप लाइब्रेरी जाती थी? घर में कितना समय देती थी? सर, समय की तो बात ये है कि मेरे घर वाले बहुत कोऑपरेटिव, लाइक मुझे ऐसा खाना पीना ऐसा कुछ बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हुँ, हुँ। मम्मी सब कुछ बना के देती थी, पापा भी पूरा सपोर्ट करते थे कि मतलब पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट है तो हाँ ठीक, तुम पढ़ाई करो। घर से तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि घर का काम करना है। इवन मुझे भी घर का काम वगैरह करना नहीं आता है। ओके। सुबह उठे, अपना तैयार हुए, लाइब्रेरी पहुंच गए, 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। हुँ, हुँ। उसके बाद वहां से दोपहर के टाइम खाना खाने वापस आते थे। फिर उसके बाद खाना खाया, फिर ट्यूशंस पढ़ाने जाते थे, 2 ट्यूशंस मैंने पढ़ाए। फिर उसके बाद शाम को फिर लाइब्रेरी पहुंच गए, वहीं ट्यूशन पढ़ा करके सीधे लाइब्रेरी पहुंच जाते। वहां पे पढ़ाई करी, फिर रात में 9 बजे, 8:30 9 बजे तक घर आते थे। जी। सौम्या जी, जो दर्शक पहली बार ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके डिटेल में बता दीजिए। देखिए, जो सीएचएसएल और सीजीएल होता है वो बिल्कुल सेम ही एग्जाम है, बस ये है कि उसमें ग्रेड पे वो 12th लेवल से होता है, सीएचएसएल 10+2 होता है, तो उसका ग्रेड पे कम है। और ओके। ये जो सीजीएल होता है ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और उसका ग्रेड से कंपेयर टू सीएचएसएल ज्यादा होता है। ठीक है, सीजीएल में पोस्ट ज्यादा है सीएचएसएल के कंपैरिजन में। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका 12th हुआ है, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो आप सीजीएल सीएचएसएल भी दीजिए, बट सीजीएल की प्रिपरेशन ज्यादा फोकस होके करिए क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही आता है। ठीक, और तीन प्री होता है, मेंस होता है और स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, सेक्शन जब प्री होता है तो उसमें 4 सेक्शंस होता है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, सारे 50-50 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको और माइनस मार्किंग 1 मार्क्स की होती है। ओके। ठीक है, और ये प्री का हो गया। ठीक है, अब मेंस में आते हैं तो मेंस में क्या होता है, 3 सेक्शंस होता है। फर्स्ट सेक्शंस में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग होती है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश और जीएस होती है, और जो थर्ड वाला सेक्शन होता है वो कंप्यूटर का होता है, विच इज क्वालिफाई इन नेचर। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर कंप्यूटर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो ये 2 सेक्शन के आपके बर्बाद चले जाएंगे। ओके। और प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जो मार्क्स आपके जुड़ते हैं, रैंक आपकी बनती है, वो मेन से ही बनती है। हुँ, हुँ, हुँ। और जिस दिन आपका मेंस होता है उसी में जब आपका ये सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का 2 घंटे का ब्रेक मिलता है आपको। उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है। ओके। टाइपिंग टेस्ट में 15 मिनट आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक होता है बीच में, फिर दोबारा 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट करवाते हैं। तो जो बाद वाला टाइपिंग टेस्ट होता है वो मेन एग्जाम होता है। जो स्टार्टिंग वाला 15 मिनट का टेस्ट हुआ है उसमें ये होता है कि आपको कीबोर्ड चेक करना है, आपको कीबोर्ड सही मिला है, ये सारी चीजें चेक करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कीबोर्ड चेक करा सकते हो 10 मिनट के ब्रेक में। तो वो एग्जाम स्टूडी होता है। बाद वाला जो 15 मिनट का टेस्ट होता है वो मेन एग्जाम है। ओके। तो प्री जैसे आपने बताया कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो कितने परसेंट लाने अगर एक किसी को ज़रूरी है कि क्या कट ऑफ ज़्यादा है प्री का, अगर उसको क्वालिफाई होना है तो? देखिए, जिस हिसाब से एसएससी का कट ऑफ बढ़ रहा है तो वो डे टू डे बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप ये सोच के तैयारी नहीं करो कि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ओके। आप जितना मैक्सिमम तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करना है, क्योंकि पढ़ाई वो है, वो मेंस में भी आपकी काम आनी है, कोई बेकार नहीं हो जाएगी आपकी पढ़ाई। अब हुँ, हुँ। जैसे इस बार ही कितना हाई कट ऑफ चला गया प्री का, और अगर प्री नहीं क्वालिफाई हुआ तो आपकी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आपको मेंस जी। देने का मौका ही नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ। अब मेरे प्री में 162 मार्क्स थे।
ठीक है। तो आप जितना अच्छा हो सके प्री उतना अच्छा करिए। जी। और मेंस में आपके मार्क्स क्या है? मेंस में सर मेरे 324 मार्क्स थे। मेंस के? सब्जेक्ट कैटेगरी। ओके, 324 है ना? जी। जी जी जी। तो काफ़ी बढ़िया है, तो मार्क्स आपके रहे हैं, और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसका तो कट ऑफ काफ़ी हाई ही रहता है। हाँ हाँ। मेरी कैटेगरी सर EWS हो गई थी। ओके, EWS कैटेगरी से है ना? जी। जी। ओके, ठीक है सौम्य। एग्ज़ाम के समय जो एक प्रेशर होता है, आपने बताया कि आप काफ़ी यंग है और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं आपने, हालांकि यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दिए है, CHSL भी दिए है, लेकिन कई बार होता है कि वो जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वो आपने जो प्रेशर है वो किस प्रकार से हैंडल किया था प्री में और मेंस में? सर देखिए, अगर मैं आपको मॉक्स में नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में प्रेशर होने लगता है कि मेरे मार्क्स घर पे ही अच्छे नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम टाइम में क्या होगा, वहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है। तो कभी हम्म। मॉक्स के मार्क को लेकर के आप सीरियस नहीं होना है। हाँ, मतलब सीरियस होना है कि नंबर कम नहीं आ रहे तो मुझे इस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो मुझे इस पे मेहनत करनी है। बट वैसा अननेसेसरी प्रेशर नहीं ले लेना है आपको कि अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भाई मैं एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। जी मॉक्स आपको सीखने के लिए दे कि अगर मेरा ये सेक्शन वीक है, मॉक्स में मेरे इसमें अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हम उसको और अच्छा कर लेंगे। तो ये चीज है कि और जिस दिन पेपर हो उस दिन बिल्कुल शांत मन लेकर के जाओ। एक एक दो दिन पहले से पढ़ाई बंद कर दो। कोई फालतू के वीडियोस नहीं देखो, स्ट्रैटेजी नहीं देखो, एक दिन में हम ये भी पढ़ रहे वो भी पढ़ रहे नहीं। आपने जो पहले से पढ़ रखा है आप उसको और अच्छा करो बस। एक दो दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ाई करनी। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपने पूरी तैयारी अपनी तो लाइब्रेरी से करी है और यूट्यूब से करी है, तो यूट्यूब में आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बता दें कि कौन से, हालांकि ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं और सभी अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन से टीचर आपको सही लगे, जिनका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा और समझ में आया? देखिए, मैंने पर्सनली जिन टीचर से पढ़ा है या मुझे जो पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्टार्टिंग हम लोग मैथ्स से करते हैं। मैथ्स के लिए मैंने साहिल सर है, साहिल खंडेलवाल, वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे। जी। यूट्यूब पे अब भी वो पढ़ाते हैं। तो उनसे मैंने मैथ्स कंप्लीट करी थी। वो बहुत बेसिक से चीजें बताते हैं। हम्म। मैंने उनसे मैथ्स कंप्लीट करी। एक बार मेरी मैथ्स कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद मैंने कोई एक PYQ बुक किरण से मैंने प्रैक्टिस करी थी। किरण की मैंने PYQ 2-3 बार लगा डाले। ओके। उसके बाद मैंने मॉक्स देना शुरू किया, सेक्शनल मॉक्स। हम्म। टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, न्यू मॉक्स होंगे और जो PYQs होते हैं वो भी मिल जाएंगे उसमें आपको। ठीक हम्म। है। और उसके बाद मैथ्स में इतना कर लेंगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। सेक्शनल मॉक्स आप दीजिए, एक बार आपके नंबर नहीं आता उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर उसको संडे टू संडे रिवाइज करते रहिए कि भाई ये मेरे मॉक्स में गलतियां हुई थी, अब नेक्स्ट मॉक में हम ये गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है। आप शिफ्ट करते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चे 1 या 2 महीने के सिलेबस में कंप्लीट कर लेंगे। अगर लग के रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट हो जाता है। रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, हम्म। रीजनिंग आप किसी भी टीचर से कर लीजिए। उसके बाद रीजनिंग में मॉक्स देना शुरू करो। रीजनिंग का क्या होता है कि आप रीजनिंग जितना कम टाइम में कर लो, प्री में और मेंस में दोनों में आपको मैथ्स के लिए टाइम ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेंस में भी देखो तो मैथ्स और रीजनिंग साथ में आते हैं। ठीक है। तो अगर आपने रीजनिंग जहाँ पे ज्यादा अच्छी जल्दी कंप्लीट कर ली तो वहां आप हम्म। मैथ्स को ज्यादा टाइम दे पाओ। ठीक है। 1 घंटे ही मिलते हैं मेंस में। प्री में भी यही चीज होती है, अगर रीजनिंग आपने जल्दी कंप्लीट कर ली तो मैथ्स को आप ज्यादा टाइम दे दोगे। एक दो क्वेश्चन बड़े हैं तो उसको जल्दी कर लोगे आप। रीजनिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेक्शनल मॉक देना शुरू करो। ठीक है। और ऐसा करो कि जैसे 10 मिनट में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इतनी स्पीड बना लो। और रीजनिंग में ज्यादा गलतियां नहीं होती है, बस ये होता है कितनी जल्दी आपका जो मेथड है वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, वो चीज मेन होती है। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के लिए ये है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तब से सबसे मेन दिक्कत होती है यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को कि वो कुछ कंटेंट उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। उनको ओके। न्यूज पेपर कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीजें पढ़नी नहीं आती है। ठीक है। तो आप कोई न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दो, कोई आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो,
या फिर कोई स्टोरी बुक है छोटे बच्चों की तो उसको पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा इंग्लिश आपकी मजबूत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, ये प्री के पहले से आपको करना है। फिर हम्म, उसके बाद किसी एक भी टीचर का, लाइक मैंने तो अमन वशिष्ठ सर से ग्रामर का कोर्स पूरा कंप्लीट किया था, तो उससे आप ग्रामर कंप्लीट कर लो। उसके बाद पीवाई की बुक लगा लो, किरण की, पिनाकिल की, कई सारी मार्केट में है जो आपको अच्छी लगे, उसका कंटेंट सही हो, वो आप पीवाई की बुक लगा लो एक बार। हम्म, फिर इंग्लिश के भी सेक्शनल मॉक्स देना शुरू करो। बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते सेक्शनल मॉक, 5 मिनट 6 मिनट इतने मिनट में इंग्लिश कंप्लीट होता है। तो एक एकदम में 4 से 5 मॉक सेक्शनल दे डालो। ठीक है, उसकी गलतियां नोट कर लो। वो ओके। कैप्स ब्लैक बुक से मैंने कंप्लीट करी थी। ठीक है, हम्म, तो वो कैप 3 4 बार मैंने ब्लैक बुक कंप्लीट कर डाली है, पूरी रंगी पड़ी है। मतलब मैंने, मुझे याद भी होगा मैंने कितने बार उसको ब्लैक बुक को पढ़ डाला होगा। ठीक है, एक शेड्यूल में था कि मैं सुबह लाइब्रेरी गई, मुझे 1 1.5 घंटे ब्लैक बुक पलट के पढ़ना है उस। ठीक है, क्योंकि वो कैब मेरी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और वो ओके। कैब अच्छी खासी आती है। जी। तो वोकैब का ये 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर लो, एक हो गया ग्रामर, एक हो गया कॉम्प्रिहेंशन, एक हो गया वोकैबुलरी। हम्म, तो ये इंग्लिश के तीनों सेक्शन आपको पढ़ने हैं अच्छे से। जी। और जीएस वाले पार्ट में है तो। जीएस, जीएस सर देखिए एसएससी की बहुत अनप्रिडिक्टेबल आती है। ठीक है, तो जीएस के भरोसे तो नहीं बैठना है कि हमको जीएस से ही क्वालिफाई करना है एग्जाम। क्वालिफाई आपको ये 3 सेक्शन से करना है, मैथ्स, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक है, हम्म, जीएस ये है कि आपकी रैंक बना सकती है, बट जीएस के भरोसे नहीं बैठना है आपको। जीएस से पहले इन तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। जब मार्क्स आपके इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत हम सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं या नॉर्मल क्वेश्चन भी हमको नहीं आ रहे हैं, तब आप जीएस पे फुल्ली फोकस्ड होके पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप जीएस पे तब फोकस हो गए तब आपकी बढ़िया रैंक बनती है। ठीक है, जीएस के लिए मैंने क्या किया था, जैसे जीएस में आप ये भी कर सकते हो कि कोई टॉपिक है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री काफी पूछता है एसएससी, मॉडर्न हिस्ट्री काफी पूछता है, और ये मुगल एम्पायर वगैरह बहुत पूछता है, पॉलिटी बहुत पूछता है। ठीक, ये फिक्स टॉपिक होते हैं कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ओके। तो इनके क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। तब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है जीएस, तो क्या करेगा, इन टॉपिक को खान सर से कंप्लीट कर लो। ठीक है, खान सर से या किसी भी टीचर से जिन्होंने थ्योरेटिकल पूरा बताया हो, आपको एज अ कहानी पूरी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, हम्म, तो आप किसी टीचर से ऐसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद कोई पीवाईक्यू लगा लो, हम्म, कोई बुक मिल जाएगी आपको, पीवाईक्यू उसमें मिल जाते हैं। एसएससी के लगा लो, अब पीवाईक्यू लगाना मस्त, क्योंकि एसएससी जो है वो पूरा पीवाईक्यू बेस है। शायद अभी वो सीपीयू में क्वेश्चन आए और उठकर वो सीजीएल में भी वो पुट कर दें। ओके। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। हम्म, पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद सेक्शनल दो जीएस के। जीएस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी, 5 मिनट, 4 5 मिनट में आराम से जीएस कंप्लीट हो जाती है। तो दिन में जितने मॉक दे पाओ जीएस के इतने मॉक दो और उसके क्वेश्चन लिखते जाओ, संडे हम्म। संडे उसको रिवाइज करते रहो। तो सौम्य जी, जितना आपने बताया है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपने हर एक सब्जेक्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहले पढ़ो, फिर उसके पीओआईक्यू लगाओ, उसके बाद उसके मॉक्स लगाओ। जी। तो ये आपका एक श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी जिसे कह सकते हैं। जी सर, ये जो सेल्फ स्टडी है ना, इससे यही तीनों चीजें बेनी है। जी जी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये 3 चीजें आपकी मेन है, लाइक आप एक बार पढ़ो, उसके बाद अच्छे से रिवाइज करो, फिर मॉक्स में उसको अप्लाई करो। जी। आपने कोई कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करी, तो कोचिंग ज्वाइन न करने से ये होता है कि कई बार पैटर्न समझना मुश्किल हो जाता है। या जैसे हमें बताया कि पीवाईक्यू आपने तो लगाई है, उससे एक पैटर्न का एनालिसिस हो जाता है। लेकिन कोचिंग जाने वाले बच्चों का फायदा यह है कि वो उनको बने बनाया मिल जाता है। तो ये आपने कैसे फिगर आउट किया कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए सर, इस टाइम ऑनलाइन इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मुझे लग रहा है ऑफलाइन से अच्छा कंटेंट ऑनलाइन में मिल रहा है। आपको सारे पीडीएफ, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, घर बैठे मिल जाएंगी। अब जैसे वो कैप्स ही है, तो वो कैप के लिए मैं ये बताना चाहूंगी, आरबी चैनल पे वो हम्म, हर ईयर वाइज वो कैप एक्सट्रैक्ट करके दे देते हैं। मतलब आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, सारे ईयर्स की 23 की सारी वो कैब आपको एक साथ मिल जाएंगी, एंटोनिम सिनोनिम। और वो ऐसा भी कैटेगराइज कर देते कि ये सीजीएल में आई है, ये सीएचएसएल की है, ये सीपीयू की है। तो सारी चीजें वो पीडीएफ दे देते हैं, आप उसको प्रिंट करवा लीजिए और बस। और ऑनलाइन ऑफलाइन में ये भी मतलब हो जाता है कि आप उस चीज को दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, आपको वो टॉपिक पढ़ाया गया है,
अब वो टीचर दोबारा आकर के तो थोड़ी पढ़ाएगा आपको, और ऑनलाइन में ये होता है आपके पास वो क्लासेस सेव है, आप उसको हम्म। दोबारा जितनी बार चाहो उस टॉपिक को दोबारा आप पढ़ सकते हो। जी जी। तो हाँ, ये तो एक बढ़िया पॉइंट हो गया ऑनलाइन पढ़ाई करने का कि दोबारा से उसको रिवाइंड करके देख लिया और जो भी डाउट्स थे उसको एक बार और क्लियर कर लिए। जी। कई बार ऐसा होता है कि कई टॉपिक्स है ना 3-4 बार पढ़ने के बाद भी कुछ डाउट रह जाते हैं, तो वो डाउट क्लियरिंग आप कैसे कर देते हैं अपना? तो देखिए, आपको एक अपनी पर्सनल कॉपी तो बनानी है जिसमें आप हम्म। अपनी सेल्फ स्टडी की चीजें लिखोगे। आपको इतना सा भी किसी चीज में डाउट है तो आप उस चीज को उस कॉपी में लिखोगे। हम्म। आप उसको जितनी बार रिवाइज करोगे ना, ऐसा होता है ना कि अपना जो पॉइंट होता है ना, अपना बिल्कुल वीक पॉइंट जो होता है वो सिर्फ हम्म। आपको पता होता है कि हम इस चीज में अटकते हैं। मेरी यार इंग्लिश में ये चीज हम नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन सारी चीजों को ना आप एक कॉपी में लिखते जाओ। मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं तो कॉपी बना लो और उसको संडे टू संडे रिवाइज करते हो। जैसे मैं, मेरा तो ये था कि मैंने काफी मोटी सी मेरी मॉक की एक कॉपी थी, उसमें मैंने 3 सेक्शंस डिवाइड कर रखे थे। मैथ्स का उसमें मैंने अलग पोर्शन में लिखा हुआ था, जीएस का अलग लिखती थी और इंग्लिश का अलग लिखती थी। छोटी से छोटी मिस्टेक, कोई वोकैबुलरी नहीं आ रही है, कोई कंजक्शन नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रीपोजिशन नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सबको उसमें लिख रखा था। ओके। तो आपने अपने डाउट्स के सारे एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद बारी बारी से वो आप जी क्लियर करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो जैसे एग्जाम होने के बाद एक वो आता है प्रेफरेंस का, जॉब प्रेफरेंस फिलअप करने का। तो आपने ऑडिटर ही सोच के रखा था या कोई और जॉब जॉब आपने प्रेफरेंस में अपनी डाल रखी थी? सर मैंने पहले तो एयरसूस डाले हुए थे सारे। जी। एएसओ, देन उसके बाद मैंने आईटी डाला था, इनकम हम्म। टैक्स। हम्म। उसके बाद मैंने ऑडिटर डाला था। मेरे ऑडिटर में कंफ्यूजन था कि मैं सीएजी वाला डालूं या फिर सीजीडीए वाला डालूं, ओके। क्योंकि दो ऑडिटर हैं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पूछा, पता किया लोगों से, तो मुझे सीजीडीए वाले में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया। हम्म। इसमें मुझे चीजें ज्यादा अच्छी लगी कंपेयर टू सीएजी वालों। तो इन दोनों में कंफ्यूजन था, फिर मुझे सीएजी डीएडी ज्यादा श्योर हो गए तो फिर मैंने सीबीडीए फिल कर दिया था। और ये सारे एएसओ और आईटी के बाद मेरे प्रेफरेंस में यही था। और जैसे आपने बताया कि आपको भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइमर है, जो स्टूडेंट्स क्यूरियस हैं कि एसएससी सीजीएल में क्या क्या जॉब वो कर सकते हैं, तो उन पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताइए। एसओ से स्टार्ट करते हैं, फिर आप बताइए। देखिए, एएसओ में तो ये, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को पोस्ट चाहिए होती है और किसी को होम टाउन चाहिए होता है। हम्म। पहले तो ये दोनों चीजों में आपको क्लेरिफाई होना है कि आप पोस्ट आपको चाहिए या होम टाउन चाहिए। ठीक है, हम्म। क्योंकि होम टाउन में ये होता है थोड़ी कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक, तब आपको आपका होम टाउन मिलेगा। और पोस्ट में थोड़ा आपको शायद साउथ भेज दें लेकिन आपका हम्म। ग्रेड पे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जैसे एएसओ की बात कर रहे हैं, एएसओ तो सारे दिल्ली बेस्ड होते हैं। हम्म। ठीक है, मेरी प्रेफरेंस में पहले सबसे पहले एमईए था, उसके बाद सीएसएस था। हम्म। एमईए में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको मिल जाती है, और उसमें आपको कुछ सालों बाद मतलब फॉरेन में जाने का मौका मिलता है। एक ऐसी पोस्ट है सीजीएल में जिसमें आपको फॉरेन में जाने का मौका मिलता है। ओके। और जो सीएस है वो दिल्ली बेस्ड ही जॉब है। ठीक है, तो और कई सारी मिनिस्ट्रीज उसके अंदर और आती हैं, सो में रेलवे मिनिस्ट्री, कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं। हम्म। तो कुछ उसके एयरसोर्स हो जाते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स, जो लोग बहुत ऑप्ट करते हैं, टॉपर्स की प्रेफरेंस होती है कि मुझे इनकम टैक्स लेना है। हम्म। इनकम टैक्स से तो आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे ही, कितनी हाई प्रोफाइल जॉब है और लोगों को जी जी। कितनी पसंद आती है। जी सौम्या, तो जैसे आपने बताया कि इनकम टैक्स तो काफ़ी चार्मिंग जॉब होता है और मूवीज़ में भी देखते हैं, और एक इसका क्रेज भी अलग है। ठीक है। तो आपने बताया कि आपको मिला ऑडिटर। आपको पता था कि ऑडिटर की जॉब क्या होती है, क्या ऑडिटर करते हैं? सर मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग थे जो ऑलरेडी मतलब जॉब में हैं, इस प्रोफाइल में हैं। तो ओके। मैंने कुछ उन लोगों से कंफर्म किया कि वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब में तो कई सारे वीडियो पड़े हैं, उससे थोड़ा की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि काम क्या है, मतलब क्या ऑडिटर क्या होता है। जो एक्चुअली चीजें हैं वो वही बता सकता है जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मतलब मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग थे,
कुछ भैया हम्म, लोग हो गए, दीदी लोग हो गए, वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उनके थ्रू मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका ये वर्क प्रोफाइल है, इसमें ये चीजें होती हैं, इसमें ये पर्क्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। कैग लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, सीजीडी में आपको ये होगा। तो इस हिसाब से मैंने फिर अपनी जॉब पोस्ट प्रेफरेंस को कंफर्म किया था। जी जी। सौम्या जी, आपने काफी कम एज में एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है। तो आगे का आपका क्या प्लान है? कुछ और एग्जाम्स आपने अपने टारगेट में रखे हैं या आप इसी पोस्ट में कंटिन्यू करना चाहेंगे? सर अभी मैंने सोचा है कि मैं 25 वाला सीजल दूंगी, क्योंकि ओके। मेरे माइंड में कि एएसओ वाला है कि एएसओ या इनकम टैक्स मुझे मिल जाए। हम्म कि यही मेरे प्रेफरेंस पे थे भी ऑडिटर से पहले। हम्म तो एक बार मैं 25 वाला सीजीएल दूंगी। हम्म अगर मैंने पहले तो यूपीएससी के बारे में सोचा हुआ था, मैंने यूपीएससी के बारे में चीजें पता भी करी थी, तो थोड़ा ये लगा कि वो थोड़ा सा टफ एग्जाम्स हम्म के कंपेयर टू सीजीएल। सीजीएल को हम्म कुछ इससे इजी प्रोसेस है। ठीक है। हम्म और एसएससी होता है कि आप थोड़ा दिल्ली मुखर्जी नगर साइड रहो और इतनी सारे सोर्सेज हो आपके पास, तब आप उस चीज को आप करो। और शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ना निकले हम्म यूपीएससी। हम्म तो आपके पास एक होना चाहिए ना कि घर पे मेरे आप भी, जैसे हम और मेरी बहन ही है, जो कुछ पापा ही करने वाले हैं सब कुछ। हम्म एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। मेरा ये ऑडिटर में सिलेक्शन हो गया है, तो एक मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है कि मैं अब यूपीएससी कर सकती हूँ। तो मेरा थोड़ा है विचार कि मैं शायद यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हूँ। जी। जब आपने यूपीएससी के बारे में पता किया तो आपको लगा कि ये थोड़ा सा टफ है, तो आपने सोचा कि अभी के लिए मैं एसएससी कर लेती हूँ, फिर बाद में यूपीएससी करती रहूँ। तो जितना आपने पता किए हैं और एसएससी में तो आपने सफलता भी हासिल करी, तो एसएससी और यूपीएससी इन दोनों एग्जाम्स में कितना फर्क है? कंपटीशन वाइज या तैयारी वाइज या पोस्ट वाइज क्या फर्क है? आप थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे तो देखिए, अब पहले तो आप वैकेंसीज पे ही आए, तो यूपीएससी की कंपेयर में सीजन में वैकेंसीज भी थोड़ी ज्यादा आती में। है। और यूपीएससी का ये होता है कि आपको सारी चीजें काफी डिटेल में पढ़नी है, और आपका कोई ऐसा बेसिक सब्जेक्ट कहीं नहीं होता है। लाइक जैसे हम्म सीजीएल में क्या है, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी भी, तो मेरी हम्म मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग थी। ठीक है। और ये सारे टॉपिक ऐसे ऐसे यूपीएससी में नहीं आते हैं। हम्म यूपीएससी में आपको सारी चीजें रिटर्न हो गया, इंटरव्यू भी होता है उसमें। ठीक है। तो काफी बच्चे जैसे प्री क्वालिफाई कर लिए, मेंस कर लिए, इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो उसका थोड़ा प्रोसेस मुझे उस चीज में लंबा लगा। और ये एसएससी में क्या है, प्री हो गया, उसके बाद मेंस है, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, देन आपका क्वालिफाई हो जाता है। और जैसे 22 से प्रोसेस काफी स्मूथ कर दिया है एसएससी में। आपने ओके। भी देखा होगा कितनी जल्दी प्री कराया, कितनी जल्दी हम्म मेंस हुआ, और कितनी जल्दी रिजल्ट आ गया। अभी 20 जनवरी को मेंस हम्म था जी। क्लास। ठीक है। और देखिए रिजल्ट भी आ गए बच्चों के। तो हम्म एसएससी थोड़ा प्रोसेस जल्दी कर रही है, और यूपीएससी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। साल भर का इसलिए प्रोसेस हो जाता है यूपीएससी में तो। जी 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 जी। जी। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूपीएससी मेंस में होता है वो लिखने वाला होता है, सब्जेक्टिव होता है, आंसर राइटिंग टाइप का होता रिटर्न है, होता है जी। रिटर्न होता है। हाँ हाँ और एसएससी के मेंस हाँ। तो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन प्री से इसका लेवल हायर ऑब्जेक्टिव हो भी जाता है। होता सो में जैसे आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, जैसा कि आपने सेल्फ से अपनी पढ़ाई करी है। तो थोड़ा सा है। और एक्सप्लेन कीजिए, उसको इलाबोरेट कीजिए कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दिया है, कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं, और कितना समय दिया है मॉक टेस्ट को अपनी तैयारी में। सर जो मॉक टेस्ट है ना, उन्होंने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा मेरी पढ़ाई के। एक मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ही मॉक्स में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। लाइक प्री में मेरे 100 से लेस ही मार्क्स रहते थे, सभी उसके अबव गए ही नहीं थे। ठीक है। तो हम्म बहुत रोना सा आता है कि यार मेरे अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं घर में, तो प्री तो मेरा क्वालिफाई होना ही नहीं। ठीक है। तो मैंने उसको बहुत मेहनत करी थी। पहले तो मैंने जैसे टेक्स्ट बुक से शुरू किया। प्री के मॉक्स आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। उसके जो मॉक्स होते हैं वो प्री के लेवल के ही होते हैं। हम्म तो दिन में मैंने जैसे पढ़ाई अपनी वो कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरे पास मॉक देने थे। ठीक है। हम्म तो पहले तो दिन में प्री के मैं दो अपने पूरे फुल मॉक्स देती। ठीक है। उसके बाद में मैथ सेक्शन में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है मैथ में, मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी।
जैसे कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, कभी कुछ मतलब आता है तो मैं उसमें मॉक में शायद हड़बड़ाहट में मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उस चीज को लिख नहीं पा रही हूँ, मुझे आता है बाद में जब मैंने मॉक सबमिट कर दिया तब मैं हम्म, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। बट जब मॉक का टाइम है तब मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मैंने मॉक प्रेशर मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैंने वो बुक से लगाया है ना, PYQs लगाए हुए हैं ना, तो बुक में तो अनलिमिटेड टाइम मिलता है, हम्म, धीमे धीमे लगाओ। मॉक होता है उसमें वो ऊपर चल रहा है नंबर 48 मिनट्स 40 मिनट्स, तो आपके दिमाग में प्रेशर बनता है कि भाई मेरा टाइम जा रहा है, हमको जल्दी जल्दी करना है। तो मॉक एक इतना रेलिवेंट सोर्स है ना कि अगर कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो उसको मॉक्स जरूर देने चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद मॉक्स देना शुरू करेंगे। नहीं, आपका आधा सिलेबस हो गया है, 80% सिलेबस हो गया है ना, तो अगर सारे सब्जेक्ट का नहीं हुआ है तो सेक्शनल दो, हम्म, सेक्शनल में अपना माइंडसेट बनाते रहो। और एक मॉक कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। मॉक जी, कॉपी में आप अपनी चीजों को लिखोगे ना, उसको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। उतने टाइम लगता है कि यार ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मुझे बाद में ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ओके, होता है। बाद में तुमको कभी नहीं आएगा जब तक तुम उसको 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। और क्या बोलते हैं, आप चीजें भूल जाओगे, तो इसके लिए आपको एक जगह लिखना बहुत जरूरी है। हम्म, आप एक कॉपी बनाओ, उसमें चीजों को लिखो। मेरा तो ये था कि मैंने सेक्शनल मॉक दिए, एक बार मैंने सेक्शनल मॉक दिया, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने एक बार क्वेश्चन किया तो जैसे 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको दिया कि शायद मेरे 30 ही मार्क्स आए, ठीक है। हम्म, मैंने उनके क्वेश्चन को लिख लिया, मैंने क्या गलतियां करी हैं, ठीक है। कभी कभी शायद मैंने तुक्के से क्वेश्चन किया तो सही हो, मैंने उसको भी नोट डाउन कर लिया हम्म, कि यार ये क्वेश्चन मुझे गलत हुआ था, ठीक। अब मैं 1 महीने बाद दोबारा आती थी उस सेक्शन पे, ठीक है। अब जिसमें मैंने देख रहे हैं कि क्या एक उसमें लाइन बनी होती है कि कट ऑफ इतनी है, मतलब जो एवरेज बच्चा है उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आपको हम्म, उससे बिलो आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो मैं उस वाले मॉक को उठाती थी, उस वाले मॉक को मैं दोबारा देखती थी कि मतलब दोबारा मैं उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। टेक्स्ट बुक में ऑप्शन आता है रीअटेम्प्ट, मैं उसको दोबारा रीअटेम्प्ट करती थी। मतलब एक को मॉक को मैं कम से कम 3 बार तो देखी थी, जब तक उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं आ जा हम्म। रहे। तो इसलिए ये मैथ्स और इंग्लिश के लिए था मेरा। तो आपने अपना सारा मार्क टेक्स्ट बुक से ही दिया हुआ? प्री के मैंने सारे मार्क्स टेक्स्ट बुक से दिए हैं, और मेंस के लिए मैंने ऑलिव बोल का सब्सक्रिप्शन दिया था। ओके, ओके, ठीक है। तो मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है ना? और बहुत जरूरी है जी। एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, है ना? लेकिन कुछ मेथड ऐसे ऐसे होते हैं जिससे जल्दी सॉल्व हो जाता है और किसी से बहुत टाइम लग जाता है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्वेश्चंस को आपने जल्दी सॉल्व करने के लिए कैसे अपने ट्रिक्स का सहारा लिया था? सर देखिए, ट्रिक्स में ये है कि मैथ्स की टीचर ट्रिक्स बताता है कि आप मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, डिवाइड ऐसे कर सकते हो, इसकी ये ट्रिक है, फॉर्मूले ये लग जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको ट्रिक ना, जो जैसे ट्रिक्स है, बच्चे क्या सोचते हैं कि पेपर के हम कुछ दिन पहले वो ट्रिक्स के वीडियोस देख लें और हम एग्जाम में अप्लाई कर लेंगे। नहीं, कभी नहीं होगा तुमसे अप्लाई। हम्म, तुम घर में मॉक दे रहे हो ना, तो उसमें तुम अप्लाई करना शुरू करो उन ट्रिक्स। कि मॉक में अगर तुम्हारे तब अप्लाई हो रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हैं उतने टाइम, और जो एग्जाम प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां तुम कुछ नया नहीं कर पाओ। चीजें हम्म, तुम्हारे दिमाग में है तो वही वहां पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो ट्रिक्स और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये सारी चीजें है ना, ये तुम घर वाले मॉक में करो। और ट्रिक के लिए मैं एक चैनल बता सकती हूँ, रेमो सर। ओके, उन्होंने मैथ्स के छोटी छोटी सी ट्रिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स जिसको कहते हैं, कि आप ऐड ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको प्री के टाइम ही करनी है, प्री और मेंस में के मतलब मॉक्स के पहले ही करनी है, एग्जाम सेंटर में जाके नहीं करनी चीजें। सौम्य जी, जीएस मैथ्स रीजनिंग के अपार्ट एक और सेक्शन होता है कंप्यूटर का। जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, उन लोगों ने कभी देखा नहीं होता है। तो वो कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें? और जैसे आपने बताया कि टाइपिंग टेस्ट भी होता है ना लास्ट में, मेंस के बाद, जी जी जी। तो उसकी भी एक टेक्निक होती है कि कितने जल्दी समय में आप एक्यूरेटली वर्ड टाइप कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर पहले शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर तो आपने कैसे उसकी तैयारी करी थी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में आई। तो जैसे हम लोग यूपी बोर्ड स्टूडेंट हिंदी मीडियम में, ठीक है, तो कंप्यूटर तो दूर दूर तक हम लोग के आसपास कहीं नहीं था, ठीक है। हम्म, तो कंप्यूटर तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट देता है। कंप्यूटर का मतलब
हम लोग को सब कुछ नया लगता है, चीजें उसमें कुछ भी जाना पहचाना सा नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या है, आप प्री पहले देख लो, उसमें कंप्यूटर की कोई टेंशन नहीं है। जब आप प्री के बाद आपको कुछ टाइम मिलता है 2-2.5 महीने का, उसमें आप कंप्यूटर पढ़ना शुरू करो। मैंने तो क्या किया था, आबाद सैनी सर हैं, उन्होंने कंप्यूटर की पीडीएफ डाल रखी थी, मैंने उसको प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मैंने उससे जो उसके वर्ड्स थे, लाइक हार्डबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों को, पहले ये सारे तो वर्ड्स होते हैं ना, ये बच्चों को समझ में आने थी। मैंने उस पीडीएफ से उसको 3-4 वायरस क्या होते हैं, कौन सा वायरस कब इन्वेंट हुआ, जॉयस्टिक्स क्या होती है, ये सारे मैंने उसको रट डाले पहले, उससे समझ लिए पीडीएफ से, ठीक है। अब लोगों को शायद पीडीएफ थोड़ा टफ लगे, उनको ये लगता है सामने से टीचर पढ़ाए तो चीजें ज्यादा क्लियर हो, तो कई सारे कंप्यूटर के वीडियोस भी पढ़े हैं आरबी के चैनल पे, या अदर कई सारे चैनल, परमार सर के चैनल पे भी कंप्यूटर के कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। तो उससे आप पहले कंप्यूटर कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मॉक दो। मैंने सारा अपना पूरा कंप्यूटर टोटली मॉक से कंप्लीट किया। मॉक में जितने क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर के गलत होते, जितने क्या अधिकतर क्वेश्चन गलत ही होते थे कंप्यूटर पे, क्योंकि ज्यादा अच्छे कंप्यूटर तो है नहीं। तो मॉक्स के सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे थे कंप्यूटर। काफी मोटी सी मेरी बुक बन गई थी, कॉपी बन गई थी कंप्यूटर की, तो ठीक है। उसको मैं डेली रिवाइज करती थी, कंप्यूटर तो मैं डेली, संडे संडे नहीं, डेली उसको रिवाइज करती। तो कंप्यूटर तो मैंने पूरा टोटली मॉक से ही किया हुआ है, और मेरे 32 मार्क्स, जो क्वालिफाइंग से काफी अच्छे मार्क्स थे, तो वो तो मेरे आ गए थे कंप्यूटर में। जी, टाइपिंग टेस्ट पे अब हम आते हैं, कैसे आपने वो टैकल किया था? क्योंकि आपने तो फर्स्ट टाइम ही वो कीबोर्ड में अपना हाथ रखा होगा जब आपने तैयारी कर रही थी तो। जी जी। टाइपिंग में सर क्या है, टाइपिंग मैंने घर पे ही करी। आप चाहो तो जो कैफेज वगैरह होते हैं वहां से भी जा करके सीख सकते हो, बट मैंने टाइपिंग पूरी अपनी घर पे ही सीखी थी। तो पापा से लैपटॉप के लिए कहा पहले, तो घर पे काफी फाइनेंशियल ज्यादा अच्छी है नहीं, बट फिर भी मैनेज किया गया लैपटॉप वगैरह, फिर मैंने कीबोर्ड उसको खरीदा। और एक सोनी टाइपिंग स्टूडियो कर करके एक चैनल है, उसमें आपको फिंगर्स कैसे रखनी है कीबोर्ड पे, वो सारी चीजें आपको बताएगा, ठीक है। तो शुरू में ये प्री के पहले ही आप शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेंस में आपको स्पीड बढ़ानी होगी, एक्यूरेसी और स्पीड पे फोकस करना होगा। जो सीखने वाला काम है प्री के पहले ही करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, कैसे फिंगर्स रखनी है, कहाँ पे कौन सी फिंगर होगी, उससे कर लो। जब आपका सोनी टाइपिंग स्टूडियो से चीजें कंप्लीट हो जाए, तो एक ऑनलाइन बाबा करके, टाइपिंग बाबा करके, सॉरी, टाइपिंग बाबा करके एक चैनल होता है, उससे आप प्रैक्टिस कर लेते हो। उसमें क्या है, बिल्कुल जैसे एग्जाम लाइक इंटरफेस होता है ना, वैसा ही होता है उसमें। और मैंने जैसे ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो उसमें भी फ्री दिए होते हैं, टाइपिंग के लिए भी उसमें फ्री टेस्ट होते हैं, काफी सारे होते हैं। तो उससे आप आराम से दे सकते हो। सीजीएल के मेरे ख्याल से 75 टेस्ट थे, और अदर सीएचएसएल के भी काफी सारे होते हैं। तो ऑलिव बोर्ड से मैंने फिर बाकी प्रैक्टिस कर रखी थी। और प्री सोर्स चाहिए तो वो टाइपिंग बाबा करके, उसमें बिल्कुल एग्जाम लाइक इंटरफेस होता है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कितने, मतलब अगर हम देखें कि कितने मार्क्स का होता है टाइपिंग टेस्ट? तो उसमें मार्क्स कुछ नहीं होते, ओके, एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी होती है। जैसे आप, जी जी जी, कितने मिनट तक ये टाइपिंग होता है? 15 मिनट्स का होता है 15 मिनट्स का होता है। सीजीएल में। जी। सीजीएल में 15 मिनट्स का होता है, सीएचएसएल में 10 मिनट्स का होता ओके। और ये 15 मिनट्स में आपको कितनी एक्यूरेसी के साथ कितने वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं? है। सर जैसे जो यूआर कैटेगरी से होते हैं उनको 5% मिल जाता है, कि आप 5% आपके अगर मिस्टेक्स हैं तो वो अवॉइड कर दी जाएंगी। और कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी में 7% भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगर आपकी इतनी मिस्टेक्स हैं तो आप मतलब क्वालिफाई कर लोगे। वो मोस्टली सर बन जाता है। सीजीएल की टाइपिंग इतनी टफ नहीं है, किसी चीज में 15 मिनट्स काफी टाइम मिल जाता है। आपके अगर हाथ सेट है तो हो जाएगा। सीएचएसएल में टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें 10 मिनट ही मिलते हैं आपको, ओके। तो उसमें होता है। और सर कुछ इश्यूज ऐसे भी रहते हैं कि टफ कीबोर्ड मिल जाता है, कहीं हार्ड कीबोर्ड मिल जाता है, तो आप कीबोर्ड चेंज कर करके टाइपिंग करते रहिए। अगर आप कैफे में भी करने जा रहे हैं तो एक ही बेंच पे रह के नहीं, कभी हार्ड कीबोर्ड में प्रैक्टिस करो, कभी सॉफ्ट कीबोर्ड में प्रैक्टिस करो। मेरे साथ तो ये हुआ था, जैसे मैंने सीएचएसएल के टाइम क्या किया था, मेरे घर पे जो कीबोर्ड था मैंने लिया था, वो थोड़ा सा उसकी कीज जो थी हार्ड थी, ठीक है। और जब मैं सीएचएसएल में गई तो मुझे काफी सॉफ्ट कीज मिल गई।
तो उसमें क्या हुआ था, मैं बैक स्पेस ही प्रेस करती रह गई क्योंकि इतनी सॉफ्ट कीज थी। ठीक है, तो ये एक इशू आता है। तो कीबोर्ड चेंज कर करके आप प्रैक्टिस करते रहो, शायद एग्जाम सेंटर में पता नहीं हार्ड मिल जाए कि सॉफ्ट मिल जाए कीबोर्ड। तो ये एक इशू रहता है। ये वाला टेस्ट कैसे होता है? मतलब आपके डिस्प्ले में वर्ड्स आते रहते हैं, आपको तुरंत टाइप करना है, या एक पैराग्राफ दे दिया हाँ रहता हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, आपकी जो स्क्रीन होती है है? उसी में वर्ड्स आते रहते हैं। ठीक है, आपको देख के भाई सेम टू सेम कॉपी करना होता है नीचे। ओके ओके ओके। जो जैसा लिखा है बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे ही कॉपी करना है, आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना होता है नीचे। कितने सेकंड्स तक वो वर्ड रहते हैं वो आपके स्क्रीन पे? सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं। 15 मिनट्स आपको दिए गए हैं, इतने वर्ड दिए गए हैं, आप 15 मिनट में आपको टाइप करने हैं, कोई सेकंड्स का ओके। नहीं है। 15 मिनट में वो पूरी ऊपर नीचे आपको लिखना ओके सौम्या, तो काफ़ी एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रहा है आपके साथ। और ये समाप्त करने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट रिलीज कर चुके हैं, और आगे और भी आपके लिए ऐसे प्लान कर रहे हैं। और हमारे चैनल में एसएससी सीजीएल एयर वन का भी पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज है। तो आप बिल्कुल जाइए, उनसे सीखिए कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, अपने अ, तैयारी के समय में उतार चढ़ाव को कैसे उन्होंने हैंडल किया है। और जैसे सौम्य की कहानी से हमने सीखा कि काफ़ी यंग एज में भी इन्होंने अपना एक सफलता हासिल किया है। तो सौम्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी पोस्ट के लिए, और है। आपको अपनी आगे की तैयारियों के लिए भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।